एपिसोड 2 वहीं से शुरू होती है जहां गुचान की आखिरी तलवार भी टूट चुकी थी। तालाब वाली आत्मा दोबारा उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। गुचान जानता था कि खाली हाथ वो ज्यादा देर तक उसका सामना नहीं कर पाएगा, इसलिए वो वहां से भागकर आत्माओं की दुनिया में मौजूद अपने पुराने कमरे की तरफ जाता है। यही वो शापित कमरा था जहाँ पहले रहने वाले कई लोगों की रहस्यमयी तरीके से मौत हो चुकी थी। और इस कमरे की छत पर एक बहुत अजीब गुइमे रहता था। उस प्राणी के 2 चेहरे थे और उसका शरीर छत से उल्टा लटका रहता था। गुचान पहले ही उसे देख चुका था, लेकिन अब मजबूरी में उसे उसी से मदद मांगनी पड़ती है। वो गुइमे से वादा करता है कि अगर उसने तालाब वाली आत्मा को रोकने में मदद की तो बदले में वो उसे अपनी आधी यांग ऊर्जा दे देगा। यांग ऊर्जा किसी भी जीवित इंसान की जीवन शक्ति होती है और गुइमे जैसे प्राणियों के लिए यही सबसे स्वादिष्ट भोजन है। सौदा होते ही छत पर लौटा छोटा सा प्राणी अपना असली रूप लेने लगता है। उसका शरीर फैलकर एक विशाल और डरावने राक्षस में बदल जाता है। जैसे ही तालाब वाली आत्मा कमरे में पहुंचती है वो गुइमे उस पर टूट पड़ता है। दोनों आत्माओं के बीच एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि गुइमे तालाब वाली आत्मा को सच में निगल जाएगा, लेकिन वो आत्मा भी बहुत ताकतवर थी। वो अपनी पूरी शक्ति से हमला करके गुइमे को पीछे हटा देती है और वहां से निकल जाती है। अब खतरा खत्म नहीं हुआ था, बल्कि पहले से भी ज्यादा बढ़ चुका था, क्योंकि तालाब वाली आत्मा के जाते ही गुइमे अपनी नजर गुचान पर डालता है। गुचान उसे आधी यांग देने का वादा किया था, लेकिन उसके दिमाग में आया कि जब गुचान को मारकर पूरी यांग एनर्जी मिल सकती है तो आधी लेकर समझौता क्यों किया जाए। मतलब भाई ने मदद मांगी थी, लेकिन सामने वाला तो पूरा आदमी ही खाने की तैयारी में था। गुइमे गुचान पर हमला कर देता है। गुचान पहले ही तालाब वाली आत्मा से लड़ते हुए अपनी काफी शक्ति खो चुका था, इसलिए वो ना वापस लड़ पा रहा था ना उस राक्षस से भाग पा रहा था। दूसरी तरफ असली दुनिया में शेंगोंग तालाब के बाहर बैठी उसकी घंटी की आवाज सुन रही थी। उसे सिर्फ इतना समझ आ रहा था कि गुचान किसी बहुत बड़े खतरे में फंस चुका है। गुचान ने पानी में जाने से पहले उसे मना किया था कि चाहे कुछ भी हो उसके शरीर को बाहर मत निकालना, लेकिन अब शेंगोंग उसकी बात नहीं मानती। वो पेड़ से बंधी हुई रस्सी पकड़कर पूरी ताकत से खींचना शुरू कर देती है। रस्सी के खींचते ही आत्माओं की दुनिया में गुचान का शरीर पीछे की तरफ खींचने लगता है। गुइमे उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले वो गुचान की पूरी यांग एनर्जी खा पाता, गुचान आत्माओं की दुनिया से बाहर निकल जाता है। असली दुनिया में उसका शरीर तालाब से बाहर आता है और उसकी सांसें वापस चलने लगती है। यानी शेंगोंग ने गुचान का ऑर्डर तोड़ा जरूर है, लेकिन इसी कारण उसकी जान भी बच गई। अगली सुबह दोनों के बीच इसी बात को लेकर थोड़ा बहस होती है। शेंगोंग कहती है कि अगर वो उसे बाहर नहीं निकलती तो गुइमे उसे वहीं मार देता, लेकिन गुचान नाराज होकर कहता है कि उसने साफ मना किया था, क्योंकि गलत समय पर शरीर बाहर निकालने से उसकी आत्मा हमेशा के लिए दूसरी दुनिया में फंस सकती थी। इसके बाद गुचान एक और बात बताता है। उसे पहले से पता था कि शेंगोंग कोई नॉर्मल सेविका नहीं है, बल्कि राजा की बेटी है। शेंगोंग पूछती है कि उसने ये बात कैसे पहचानी। गुचान कहता है कि पहली मुलाकात में जब उसने उसका हाथ पकड़ा था तभी उसे शक हो गया था। उसके हाथ किसी मेहनत करने वाली सेविका जैसे नहीं, बल्कि शाही परिवार में पली लड़की जैसे मुलायम थे। ऊपर से उसकी शक्ल भी राजा से मिलती थी, इसलिए ये समझना मुश्किल नहीं था कि राजा ने अपनी बेटी को उसके ऊपर नजर रखने के लिए भेजा है। गुचान ये भी स्वीकार करता है कि उसने जानबूझकर शेंगोंग को अपने माथे पर खून लगाने के लिए कहा था, क्योंकि शेंगोंग की नसों में शाही खून बहता है। तालाब वाली आत्मा का निशाना राजघराना था, इसलिए उसके खून की खुशबू उस आत्मा का ध्यान तुरंत खींच लेती है। सीधी भाषा में कहे तो गुचान ने शेंगोंग को चारे की तरह इस्तेमाल किया था। ये बात सुनकर शेंगोंग का गुस्सा होना बनता भी था, लेकिन फिलहाल दोनों की जान बच चुकी थी और प्रिंस यांगोंग की हालत भी कुछ समय के लिए संभल गई थी। इसलिए गुचान शेंगोंग से कहता है कि वो राजा से बात करके उसे आजाद करवाए। उसने प्रिंस की जान बचाने का अपना काम पूरा कर दिया है, लेकिन शेंगोंग चाहती है कि गुचान कुछ और समय महल में रुके, क्योंकि शेंगोंग को भी इस महल के अंदर एक खास काम पूरा करना है। जब तक वो गुचान पर नजर रखने की जिम्मेदारी निभा रही है तभी तक उसे पूर्वी महल में रहने की इजाजत है। गुचान के जाते ही उसे भी बाहर भेज दिया जाएगा। शेंगोंग अभी महल छोड़कर जा नहीं सकती, क्योंकि वो किसी ऐसी सच्चाई के पीछे है जिसका संबंध उसकी माँ की मौत से जुड़ा हुआ है। लेकिन फिलहाल वो गुचान को अपने असली मकसद के बारे में नहीं बताती। इसी बीच हमें एक छोटे सेवक को दिखाया जाता है। ये बच्चा उस क्राउन प्रिंस की सेवा करता था, जिसके पहले एपिसोड की शुरुआत में तालाब के अंदर मौत हो गई थी। वो राजा के एक भरोसेमंद आदमी को बताता है कि उस रात उसने तालाब के पास कुछ देखा था, लेकिन ऑडियंस को अभी ये नहीं बताया जाता कि उसने असल में क्या देखा था। राजा का आदमी उसे एक खाली कमरे में ले जाता है। बच्चे को लगता है कि शायद उसे और सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद होता है वो आदमी उस बच्चे को मार देता है। ये सीन
जिन साफ कर देता है कि महल में केवल आत्माएं ही लोगों को नहीं मार रही, राजघराने की किसी बड़े राज को छिपाने के लिए जीवित इंसान भी गवाहों को खत्म कर रहे हैं। शेंगोंग गुचान को वार्निंग देती है कि पूर्वी महल में जिसे भी राजघराने का असली सच पता चल जाता है वो ज्यादा समय तक जिंदा नहीं बचता। इसके बाद वो पहली बार गुचान के सामने अपने पावर स्वीकार करती है। शेंगोंग बचपन से आत्माओं की आवाज सुन सकती है। वो उन्हें गुचान की तरह देख तो नहीं सकती, लेकिन उनकी बातें और पुकार साफ सुनाई देती है। करीब 10 साल पहले शेंगोंग ने महल के नमक गोदाम के अंदर एक आत्मा को कहते सुना था, सांप की उतरी हुई खाल ने ड्रैगन के बच्चे को मार डाला। इस पहेली में ड्रैगन का बच्चा किसी क्राउन प्रिंस या राजा के बेटे को दर्शाता है, लेकिन सांप की उतरी हुई खाल किसकी तरफ इशारा करती थी ये शेंगोंग आज तक समझ नहीं पाई। उसे लगता है कि नमक गोदाम के अंदर जाकर दोबारा उस आत्मा की आवाज सुनने से शायद उसे तालाब वाले श्राप का कोई सुराग मिल सकता है। बात करते हुए गुचान की नजर कमरे की दीवार में बने एक छोटे से छेद पर पड़ती है। उस छेद के अंदर एक छोटा और देखने में काफी मासूम सा गुई में बैठा हुआ था। गुचान उसे एक राइस केक देता है, लेकिन अगले ही पल वो शेंगोंग का हाथ पकड़कर वहां से भागने लगता है। क्योंकि देखने में क्यूट लगने वाला ये प्राणी असल में बिल्कुल भी क्यूट नहीं था। इसका नाम गमुक्सली था। आम गुई में किसी एक जगह से जुड़े रहते हैं और उस जगह को छोड़कर दूर नहीं जा सकते, लेकिन गमुक्सली किसी जीवित इंसान के साथ चिपक सकता है। उसके बाद वो धीरे धीरे उस इंसान के यांग ऊर्जा पीता रहता है। जिस व्यक्ति से ये चिपकता है उसे लगातार डरावने दृश्य दिखाई देने लगते हैं और आखिर में उसकी मौत हो जाती है। शेंगोंग गुचान को पुराने शापित कमरे से निकालकर एक नए और बेहतर क्वार्टर में लेकर जाती है। राजा ने प्रिंस की हालत संभालने के इनाम के रूप में उसे एक नया कमरा दिया था, लेकिन गुचान के पीछे वो छोटा गमुक्सली भी लटकते हुए नए कमरे तक आ जाता है। यानी मुफ्त में नया कमरा तो मिल गया, लेकिन पुराना भूत भी सामान के साथ पहुंच गया। दूसरी तरफ राजमाता के महल में राजगद्दी को लेकर साजिश शुरू हो चुकी थी। कुछ मंत्री उन्हें समझाते हैं कि राजा का आखिरी बेटा भी बहुत बीमार है, अगर उसकी मौत हो गई तो मौजूदा राजा का सीधा वारिस नहीं बचेगा। इसी दौरान वहाँ प्रिंस यी शोंग आता है। प्रिंस यी शोंग भी शाही परिवार का दूसरी शाखा से है और राजमाता उसे अपना करीबी मानती है। उन दोनों की प्लान था कि अगर प्रिंस योंगोंग नहीं बचता तो यी शोंग के बड़े बेटे को अगला उत्तराधिकारी बनाया जाए। या एक बात समझना जरूरी है, मौजूदा राजा राजमाता का असली बेटा नहीं है, वो पिछले राजा और उनकी एक रखेल का बेटा है। इसलिए उसकी नशों में शाही खून तो है, लेकिन उसकी माँ रानी नहीं थी। इसी कारण राजमाता उसे हमेशा अपने से नीचे पैदा हुआ मानती है और दिल से भी कभी राजा स्वीकार नहीं कर पाई। पिछले राजा के 4 बड़े बेटे रहस्यमय तरीके से मर गए थे। उनकी मौत के बाद ही मौजूदा राजा को गद्दी मिली। अब राजमाता चाहती है कि किसी तरह उसे हटाकर सत्ता दोबारा उस शाखा के पास पहुंचे जिसे वो असली और ऊंचा राजवंश मानती है। शेंगोंग और गुचान तालाब वाली आत्मा से जुड़ी जानकारी लेकर राजमाता से मिलने जाती है, लेकिन लेडी जोंग उन्हें दोबारा रोक देती है। गुचान कहता है कि वो प्रिंस को मारने वाली आत्मा के बारे में जरूरी जानकारी लेकर आया था, अगर उन्हें सुनना ही नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रिंस की मौत के बाद अगला राजा कौन बनेगा इसकी तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। ये बात सुनकर वहाँ मौजूद लोगों के चेहरे बदल जाते हैं। गुचान जानता था कि प्रिंस की मौत और अगली गद्दी की बात छेड़ते ही सबका ध्यान उसकी तरफ आ जाएगा। इसी दौरान उसकी नजर राजमाता के आसपास घूमती हुई सांप जैसी आत्मा पर पड़ती है। ये आत्मा किसी नॉर्मल भूत जैसी नहीं थी, वो लगातार राजमाता के आसपास लिपटी हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन अभी गुचान को भी नहीं पता था कि ये प्राणी आखिर है क्या और राजमाता से इसका क्या संबंध है। वहाँ मौजूद एक बुजुर्ग शाही महिला शेंगोंग को पहचान लेती है। शेंगोंग भी सम्मान से उसके सामने सिर झुकाती है। बाहर आने के बाद गुचान पूछता है कि वो महिला कौन थी। शेंगोंग बताती है कि वो उसकी दादी शुकवीन है। इसी बातचीत से गुचान को शेंगोंग के परिवार और महल की उलझी हुई रिश्तेदारों के बारे में जानकारी मिलती है। इसी बीच राज दरबार में मंत्री राजा के सामने प्रिंस यी शोंग के बेटे को अगला उत्तराधिकारी बनाने का मुद्दा उठाती है। राजा ये बात सुनते ही भड़क जाता है। उसका अपना बेटा अभी जिंदा था, लेकिन दरबार में लोगों ने उसकी मौत से पहले ही अगला राजा चुनना शुरू कर दिया था। हालांकि पर्दे के पीछे प्रिंस यी शोंग और महल का शमन पहले से मिलकर काम कर रहे थे। यही शमन प्रिंस योंगोंग के कमरे में उसे बचाने का नाटक कर रहा था। असल में वो अनुष्ठान के माध्यम से तालाब वाली आत्मा को प्रिंस की तरफ खींच रहा था। मतलब जिसे डॉक्टर समझकर बुलाया गया था वही बीमारी को वो रोज दूध पिला रहा था। लेकिन गुचान के आ जाना से उनके प्लान बिगड़ गई। अब यी शोंग अपने आदमी को गुचान पर नजर रखने और जरूरत पड़ने पर उसे खत्म करने का ऑर्डर देता है। दूसरी तरफ राजा को भी समझ आ चुका था कि राजमाता उसके खिलाफ राजगद्दी का खेल खेल रही है, इसलिए राजा खुद एक बहुत खतरनाक चाल चलता है। रात के समय वो अपने एक भरोसेमंद आदमी को महल के पुराने नमक गोदाम में भेजता है। उस
कमरे की जमीन के नीचे कई मिट्टी के मटके दबे हुए थे। राजा का आदमी उन मटकों को जमीन से निकालकर एक एक करके तोड़ देता है। मटकों के टूटते ही उनके अंदर कैद कई भयानक आत्माएं आजाद हो जाती है। वो वहाँ मौजूद सैनिकों पर हमला कर देती है। राजा को पता था कि इन आत्माओं का असली गुस्सा राजमाता के खिलाफ है, इसलिए उसने जानबूझकर उन्हें आजाद किया था। यानी राजमाता राजा को गद्दी से हटाने के लिए आत्माओं और शमन का इस्तेमाल कर रही थी, और राजा ने जवाब में पुराने मरे हुए लोगों की आत्माओं को उनके पीछे छोड़ दिया। सच में इस महल में कोई भी सीधी लड़ाई लड़ना ही नहीं चाहता, सबके पास अपना अपना भूत है। अगले सुबह शेंगोंग के कमरे में एक नई और कम उम्र की सेविका रहने आती है। वो शेंगोंग को बताती है कि पिछली रात नमक गोदाम के पास कई सैनिकों पर आत्माओं ने हमला किया था। अब लोगों को डर है कि वो आत्माएं राजमाता तक भी पहुंच सकती है। ये सुनते ही शेंगोंग गुचान के पास जाती है, लेकिन गुचान खुद उस छोटे गमक सली से परेशान था जो उसके शरीर पर चिपक कर लगातार उसकी यांग ऊर्जा पी रहा था। गुचान उसे हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बार बार वापस आकर उससे लटक जाता है। शेंगोंग उसे नमक गोदाम की घटना बताती है और दोनों तुरंत वहां पहुंचते हैं। शेंगोंग अकेले गोदाम के अंदर जाती है क्योंकि वहां मौजूद आत्माएं उसे दिखाई तो नहीं देती, लेकिन उनकी आवाज वो सुन सकती थी। अंदर जाते ही उसे वही पुराना आवाज दोबारा सुनाई देता है। सांप की उतरी खाल ने ड्रैगन के बच्चे को मार दिया। इसके बाद कहानी करीब 30 साल पीछे चली जाती है। उस समय नमक गोदाम की दीवार पर किसने यही लाइन लिख दिया था। राजमाता का जन्म सांप वाले वर्ष में हुआ था, इसलिए उन्हें लगा कि सांप की खाल वाला हिस्सा सीधे उनकी तरफ इशारा कर रहा है, और ड्रैगन का बच्चा किसी राजकुमार को दर्शाता था। मतलब दीवार पर लिखने वाला व्यक्ति कहना चाहता था कि राजमाता ने एक राजकुमार की हत्या करवाई है। ये मैसेज फैलने से पहले उसे दबाना जरूरी था, इसलिए राजमाता के आदेश पर लेडी जोंग ने महल में काम करने वाले सभी सेविका को पकड़कर नमक गोदाम में बंद कर दिया। उनसे कहा गया कि जब तक लिखने वाला अपना अपराध स्वीकार नहीं करेगा, किसी को भी खाना या पानी नहीं मिलेगा। लेकिन उसी रात नमक गोदाम में आग लग गई। अंदर बंद सभी सेविका जिंदा जलकर मर गई। इस घटना को दुर्घटना बताकर दबा दिया गया। उन औरतों के जले हुए शरीरों के बचे हुए हिस्सों को मिट्टी के मटकों में बंद किया गया और उसी नमक गोदाम के जमीन पर अंदर दफना दिया गया। मटकों पर ऐसे निशान बनाए गए थे जिससे उनकी आत्माएं बाहर ना आ सके। अब राजा के आदमी ने उन्हीं मटकों को तोड़ दिया था, इसलिए सालों से कैद सारी वानगुई आजाद होकर राजमाता से बदला लेने निकल पड़ी थी। राजमाता को भी समझ आ जाता है कि इन आत्माओं को राजा ने जानबूझकर आजाद करवाया है। राजा ने बिना तलवार उठाए उन मरी हुई औरतों को अपनी राजनीतिक लड़ाई का हथियार बना दिया था। शेंगोंग और गुचान समझ जाते हैं कि इन जली हुई सेविका का संबंध तालाब वाली आत्मा के पुराने राज से जरूर है। शेंगोंग बताती है कि बचपन में जब उसने पहली बार इन आत्माओं की आवाज सुनी थी, तब उसके पिता ने उसे ये बात किसी से भी बताने से मना किया था। राजा को डर था कि उसकी बेटी द्वारा आत्माओं की आवाज सुनने के बाद बाहर आने पर शाही परिवार की बदनामी होगी, इसलिए शेंगोंग को बचाने के बजाय वो हमेशा उसे चुप करवाता रहा। अब इन आजाद हुई आत्माओं को रोकना जरूरी था। गुचान बताता है कि ये औरतें वानगुई बन चुकी है। सालों तक गुस्से में कैद रहने के कारण उन्हें अपना नाम, चेहरा और असली जीवन भूल चुका है। उन्हें बस इतना याद है कि उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ था। अगर केवल तलवार से उन पर हमला किया गया तो उनका गुस्सा कभी खत्म नहीं होगा। उन्हें उनकी इंसानी पहचान याद दिलानी पड़ेगी। इसके लिए गुचान उन मटकों में रखे उनके जले हुए अवशेषों का चूर्ण बनवाता है। उस चूर्ण को पानी में मिलाया जाता है। गुचान का मानना था कि जब आत्माओं को उनके अपने शरीर के अवशेषों का स्पर्श मिलेगा, तब उन्हें उनका पुराना जीवन और मौत याद आएगी। उसके बाद उनके गुस्से का बोझ हल्का होगा और उन्हें परलोक भेजा जा सकेगा। प्लान तैयार होने के बाद गुचान एक बार फिर पानी में उतरकर आत्माओं की दुनिया में प्रवेश करता है। इस बार उसका लक्ष्य राजमाता तक पहुंचना था, जिन्हें सभी जली हुई सेविका की आत्माओं ने घेर लिया था। असली दुनिया में राजमाता के कमरे की सभी सेविकाएं बेहोश पड़ी थी। शेंगोंग उनके करीब पहुंचती है, लेकिन उसे आत्माएं दिखाई नहीं दे रही थी। उधर दूसरी दुनिया में गुचान उन आत्माओं के बीच पहुंच चुका था। वो पिचोड़ की तलवार निकालकर उन पर हमला करता है, लेकिन एक आत्मा को काटते ही उसका शरीर फिर से जुड़ जाता है। गुचान दूसरी को मारता है, लेकिन वो भी कुछ ही पलों में वापस खड़ी हो जाती है, क्योंकि इन आत्माओं को तलवार से घायल किया जा सकता था, पर जब तक उनका गुस्सा शांत नहीं होता उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता था। कुछ ही समय में करीब 13 आत्माएं गुचान को चारों तरफ से घेर लेती है। वो अकेला ज्यादा देर तक उनका सामना नहीं कर पाता। तभी गुचान अपनी घंटी बजाता है। असली दुनिया में शेंगोंग घंटी की आवाज सुन लेती है। वो उसी दिशा में अवशेषों वाला पानी फेंकती है जहाँ से घंटी की आवाज आ रही थी। पानी का स्पर्श होते ही आत्मा दर्द और उलझन में चीखने लगती है। उसे अपने पुराने इंसानी जीवन की कुछ यादें दिखाई देने लगती है। अब गुचान एक एक आत्मा को पकड़कर घंटी बजाता है और शेंगोंग
शेंगोंग आवाज सुनकर उस दिशा में पानी फेंकती है, लेकिन सारी आत्माएं और ज्यादा गुस्से में गुचान पर टूट पड़ती है। वो उसे जमीन पर गिराकर एक साथ दबोच लेती है। गुचान आखिरी बार पूरी ताकत से घंटी बजाता है। शेंगोंग इस बार पूरा बचा हुआ पानी उसी जगह फेंक देती है। एक साथ अपने अवशेषों का स्पर्श होते ही सारी आत्माओं के सामने उनकी पुरानी यादें लौट आती है। उन्हें याद आता है कि वो कभी महल की सामान्य सेविकाएं थी, उन्हें भूखा रखा गया था, फिर एक कमरे में बंद करके आग के हवाले कर दिया गया और मौत के बाद भी उनके शरीरों को सम्मान नहीं मिला। गुस्से की जगह अब उनके अंदर अपने पुराने जीवन का दर्द लौट आता है। यही मौका देकर गुचान एक एक करके अपनी तलवार से उन आत्माओं को मुक्त करने लगता है। इस बार तलवार से कटते ही वो दोबारा जुड़ने की वजह रोशनी में बदलकर परलोक की तरफ जाने लगती है, लेकिन आखिरी आत्माओं में से एक राजमाता के शरीर पर कब्जा कर लेती है। शेंगोंग राजमाता के सामने खड़ी होकर कहती है कि वो आज तक नहीं भूली कि उन्होंने उसके और उसके माँ के साथ क्या किया था। राजमाता के अंदर मौजूद आत्मा अतीत का सबसे बड़ा राज बताना शुरू करती है। पिछले राजा के समय में महल में एक ऐसी सेविका थी जो राजा के सबसे ज्यादा प्रिय थी। उसे सभी लोग राजा की प्रिय सेविका कहते थे, लेकिन एक दिन उस औरत के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ। मरने से पहले उसने पूरे राजघराने को श्राप दिया। उसने कहा कि अब पूर्वी महल में बहने वाला कोई भी शाही खून सुरक्षित नहीं रहेगा। मरने के बाद वो आत्मा बनकर लौटेगी और एक एक करके राजघराने के सभी बच्चों को खत्म कर देगी। इसके बाद वो औरत उसी तालाब में उतर गई और अपनी जान दे दी। यहीं से तालाब वाली आत्मा का जन्म हुआ था। महल की कई सेविका ने उसका श्राप सुना था। राजमाता नहीं चाहती थी कि उसका सच बाहर जाए, इसलिए सांप की खाल ने ड्रैगन के बच्चे को मारा वाला संदेश भी उसी घटना से जुड़ा हुआ था। और जिन औरतों को इस राज का पता था उन्हें नमक गोदाम में बंद करके जिंदा जला दिया गया। गुचान आखिरी वानगुई को भी मुक्त कर देता है और राजमाता के शरीर से उसका कब्जा हट जाता है। लेकिन अब कहानी के सामने एक नया और सबसे बड़ा सवाल खड़ा था। पिछला राजा की वो सबसे प्रिय सेविका आखिर थी कौन? उसके साथ ऐसा क्या किया गया था कि उसने मरने से पहले पूरे राजघराने को खत्म करने का श्राप दे दिया? और अगर वही तालाब वाली आत्मा है तो क्या उसकी नफरत को केवल तलवार से खत्म किया जा सकता है, या फिर उसे रोकने के लिए सबसे पहले महल का वो सच सामने लाना पड़ेगा जिसे राजमाता ने 30 साल से लाशों के नीचे दबा कर रखा था? और इसी के साथ इस सीरीज का दूसरा एपिसोड खत्म हो जाता है।